हेलो एवरीवन। रिकर्शन का टॉपिक हम लोग लास्ट लेक्चर में देख रहे थे। हमने ये 3 तरह की रिकर्शन कंप्लीट कर ली थी। अब इनडायरेक्ट रिकर्शन और नेस्टेड रिकर्शन ये 2 टॉपिक्स बचते हैं। इनको हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, देखो भाई, इनडायरेक्ट रिकर्शन क्या होती है, नाम से समझो, है ना, बिल्कुल ईजी है। तो जैसे एक फंक्शन है से ए, ठीक है, इसमें मैं कहीं बी फंक्शन को कॉल कर देता हूँ और बी फंक्शन में जा करके कहीं ए फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। बस ये है इंडायरेक्ट रिकर्शन, है ना। तो मतलब ए में बी को कॉल कर लिया और सॉरी, ए में बी को कॉल किया है और बी में हमने ए को कॉल किया है। ठीक है, दैट इज नॉन एज इनडायरेक्ट रिकर्शन। मतलब डायरेक्टली नहीं हुई, इनडायरेक्ट हुई है ना। जैसे अब यहाँ पे बी की बजाय ए होता तो ए में ए के फंक्शन कॉल में या ए की डेफिनेशन में हमने ए को कॉल कर दिया। ये डेफिनेशन है ना फंक्शन की, तो ए की डेफिनेशन में हमने ए को ही कॉल कर दिया। दैट इज डायरेक्ट रिकर्शन, जो हम अब तक पढ़ते आ रहे थे। इनडायरेक्ट रिकर्शन का मतलब क्या होगा कि हम ए में बैठ के बी को कॉल कर रहे हैं, बी में बैठ करके ए को कॉल कर रहे हैं। दैट इज इनडायरेक्ट रिकर्शन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखना चाहते हो तो हम देख सकते हैं, है ना। लेट मी शो यू। जैसे सपोज कर लीजिए ए के अंदर हम लोग कॉल कर लेते हैं ए ऑफ एन कर लेते हैं। ठीक है, मैं मतलब पूरा प्रोग्राम नहीं बना रहा, सी लैंग्वेज के सिंटेक्स के हिसाब से नहीं बना रहा, आप अपने बना सकते हो। मैं सिर्फ एक छोटा सा एल्गोरिथम स्टाइल में दिखा देता हूँ। ए ऑफ एन, तो हम बोल देते हैं कि इफ एन इज ग्रेटर देन 0, तो आप क्या कॉल करेंगे, बी ऑफ एन माइनस 1। ठीक है, और पहले प्रिंट भी करा लो, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट तो दिखाना है ना। तो इफ एन इज ग्रेटर देन 0, तो हम बोलेंगे प्रिंट एफ एन। मैं खाली एन लिख देता हूँ, ठीक है ना। मतलब जो भी वैल्यू होगी एन की वो हम प्रिंट करा लेंगे, बी एन माइनस 1। अच्छा जी, और फिर बी ऑफ एन में हम लिख लेते हैं यही चीज, इफ एन इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट एफ, किसको कॉल करें, एन माइनस 1 को कॉल कर देते हैं और यहाँ पे बोल देते हैं ए ऑफ एन माइनस 1। ऐसी कुछ भी मैंने प्रोग्राम बना दिया, सिंपल सा है एकदम, है ना। तो सपोज कर लीजिए हम कॉल करते हैं ए ऑफ 5, तो 5 ग्रेटर देन 0, यस, तो प्रिंट एफ 5, तो मतलब 5 प्रिंट होगा, और बी एन माइनस 1, तो मतलब बी ऑफ 4 कॉल कर देंगे। ठीक है, बी ऑफ 4 कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल आएगा, 4 इज ग्रेटर देन 0, तो प्रिंट एफ एन माइनस 1, मतलब 3 प्रिंट होगा, क्योंकि 4 के लिए आया था नहीं, तो आप समझ पा रहे होगे। और ये सब चीज़ें मेरे को बोलनी भी नहीं चाहिए बेटा, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, है ना। हमने जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह निकाल रहे थे रिकर्सिव प्रोग्राम की, और सी लैंग्वेज जब मैं आपको पढ़ा रहा था वहाँ पे भी मैंने आपको रिकर्सिव प्रोग्राम्स दिखाए थे। तो इस तरीके के सवाल हमने वहाँ कर रखे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। फिर भी चलो हम देख रहे हैं, बी ऑफ 4 हुआ तो फिर 4 इज ग्रेटर देन 0, यस, तो प्रिंट एफ 3, और ए ऑफ एन माइनस 1, मतलब ए ऑफ 3 कॉल हो जाएगा। तो ए ऑफ 3 आगे क्या करेगा, 3 ग्रेटर देन 0, यस, तो 3 प्रिंट करवाएगा और बी ऑफ 2 कॉल कर देगा। बी ऑफ 2 क्या करेगा, 2 ग्रेटर देन 0, यस, तो प्रिंट एफ 1, है ना, 2 है तो फिर 1 प्रिंट करवाएगा, और ए एन माइनस 1, मतलब ए ऑफ 1 कॉल कर देगा। और उसके बाद फिर क्या होगा जी, ए ऑफ 1, है ना, तो ए ऑफ 1 आगे क्या करेगा जी, 1 इज ग्रेटर देन 0, यस, तो प्रिंट एफ एन, मतलब 1 प्रिंट करवाना है, और बी ऑफ 0 कॉल कर देना है। ठीक है, तो इफ एन इज ग्रेटर देन 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 0 तो नहीं है ना, तो ये सब कुछ भी नहीं होगा, तो ठीक है, ये खत्म हो गया। तो बस मतलब बी ऑफ 0 तक करके छोड़ दो। अब वही बात है, टॉप डाउन लेफ्ट राइट हम चलते चले जाएंगे, जो जो वैल्यूज आएंगी हम उसको प्रिंट कराते जाएंगे। मतलब 5 प्रिंट होगा, फिर 3, फिर 3, फिर 1, फिर 1, है ना, टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट। ये आप समझते होगे, ऐसे चलते थे ना, वो तो पता ही है आपको रिकर्सिव प्रोग्राम का हम आउटपुट कैसे निकालते हैं। तो आउटपुट विल बी 5 3 3 1 1, एक्सेप्ट। आई थिंक समझ गए, ठीक है। ऐसे ही आप जो मर्जी बनाना चाहो, एक अच्छा बड़ा सा फैंसी सा प्रोग्राम मैं बना करके आया हूँ, उसका मैं आउटपुट आपको दिखा देता हूँ, तो हमारी इनडायरेक्ट रिकर्शन का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। लेट मी शो यू दैट दिस इज द प्रोग्राम। तो इसकी जरा हम चेकिंग करते हैं, एंड लेट अस सपोज आई कॉल ए ऑफ 5। ठीक है, तो ए ऑफ 5 कॉल करते हैं, देखते हैं जरा क्या होगा। तो पहले पढ़ लो इसको, क्या कह रहे हैं, इफ एन इज लेस देन इक्वल टू 1, तो रिटर्न करवा देना, एल्स बी एन माइनस 1, प्रिंट एफ 5, और फिर बी एन माइनस 1। ऐसे हम चला रहे हैं, ठीक है। दो दो रिकर्सिव कॉल है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, 2 हो 1000 हो, मेरे को क्या है, जैसा होगा वैसा मैं तो मतलब ट्री मेथड से आपको करके दिखा दूंगा, उसमें कुछ है भी नहीं। हाँ जी, तो ए 5 कॉल हुआ, तो
5 इज लेस देन इक्वल टू 1 तो नहीं है, रिटर्न तो कुछ नहीं होना, तो एल्स में आकर के हम ये चलाएंगे। हाँ जी, तो ये क्या होगा जी, बी एन माइनस वन, मतलब बी ऑफ 4 कॉल होगा, प्रिंट एफ एन मतलब 5 प्रिंट हो जाएगा, और फिर से बी ऑफ 4 कॉल हो जाएगा। अच्छा, तो बी ऑफ 4 में अब क्या करना है, ये देखो, 4 इज लेस देन इक्वल टू 1 तो वो तो नहीं है, तो एल्स में आकर के क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट एफ एन मतलब 4 प्रिंट कराना है, ए एन माइनस टू मतलब बी ऑफ 2 कॉल करना है, प्रिंट एफ एन माइनस टू, 4 है तो 4 माइनस टू दैट इज 2 प्रिंट कराएंगे, और फिर ए एन माइनस वन मतलब ए, अच्छा सॉरी मैं ये बी क्यों लिख गया भाई, ए टू होएगा ना, हाँ ए टू, टू और फिर ए थ्री, ही कॉल होगा। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, है ना। अच्छा, अब एक बढ़िया बात बताऊं, अब मैं चाहूँ तो इस बी फोर को भी एक्सपेंड कर सकता हूँ, बट जैसा ये एक्सपेंड हुआ वैसे ये एक्सपेंड होगा, है ना। ऑफ कोर्स कोई फर्क थोड़ी दोनों में, ऐसे तो है नहीं कि इस बी फोर ने पाप कर रखे हैं कुछ, इसका हमने एक्सपेंड नहीं करना, भाई करना तो पड़ेगा ऑफ कोर्स, हम वो सब बट करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वही बात है, जो आउटपुट यहाँ पे आएगा ना, वही आउटपुट हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट दोबारा से कर देंगे, ये बढ़िया फायदा हो जाएगा। मतलब पूरा ट्री बना बना करके हमारे को टाइम पास नहीं करना पड़ेगा। ये फायदा आप उठा सकते हो इंडायरेक्ट रिकर्शन के केस में, और तो प्रोग्राम ऐसा है तो हम फायदा उठा पाएंगे, समझ गए हो ना। बी फोर मैं बस एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, जो आंसर आएगा उसको यहीं पे कॉपी पेस्ट मार दूंगा, खत्म हो जाएगी बात। चलो, ए टू के लिए चलो भाई, ए टू, टू लेस देन इक्वल टू वन वो तो नहीं है, तो ये क्या कॉल करेगा जी, बी ऑफ टू माइनस वन दैट इज वन, टू को प्रिंट कराना है, और उसके बाद फिर बी एन माइनस वन को कॉल करना है, मतलब बी ऑफ वन को कॉल करना है। अच्छा, वन इज लेस देन इक्वल टू वन है तो रिटर्न हो जाएगा, तो इसने इन दोनों ने तो कुछ भी नहीं करना है, इनको छोड़ दो। अब इधर आ जाओ, ए थ्री की एक्सपेंशन पे आते हैं जरा, ए थ्री क्या करेगा, तो थ्री लेस देन इक्वल टू वन तो नहीं है, तो आ जाइए, तो क्या करेगा ये, बी टू, बी टू प्रिंट एफ एन मतलब थ्री प्रिंट करवा देंगे, और फिर बी एन माइनस वन मतलब बी टू फिर से कॉल हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे क्या चल रहा है ना, जो है भाई देखो ना, ए एन में प्रिंट एफ एन है तो वही बात है, ए थ्री में प्रिंट एफ थ्री होगा तो इसलिए हमने थ्री लिखा हुआ, थ्री लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इधर आ जाइए आप, बी टू, बी टू क्या करेगा जी, टू इलेवन इक्वल टू वन तो नहीं है, तो प्रिंट एफ एन मतलब पहले ये टू प्रिंट कराएगा। अब ये फायदा मैं यहाँ उठाऊंगा, फिर एक बार बी टू को एक्सपेंड करूंगा मैं बस, ठीक है, तो दोबारा बी टू को एक्सपेंड नहीं करने वाला मैं। आई थिंक आप समझ पाओगे, जो होगा वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, उसमें क्या है। चलो खैर शुरू करते हैं। तो टू, बी टू ने पहले टू प्रिंट कराया, उसके बाद फिर ए वन कॉल करा, सॉरी ए जीरो हो जाएगा ना, टू माइनस टू डेट इज जीरो, ए ऑफ जीरो कॉल होगा, उसके बाद फिर एन माइनस टू प्रिंट होगा, तो मतलब टू माइनस टू डेट इज जीरो प्रिंट होगा, और फिर एन माइनस वन मतलब ए ऑफ वन कॉल हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई सब लोगों को, ए ऑफ वन कॉल हो जाएगा, टू था ना, तो टू माइनस वन दैट इज वन कॉल हो जाएगा। अच्छा प्रोग्राम है ये, आप समझ पा रहे होगे। अच्छा जी, चलो आओ, अब ए ऑफ जीरो, ए ऑफ जीरो ने तो कुछ करना ही नहीं, आप समझते हो, जीरो लेस देन इक्वल टू वन रिटर्न, तो सीधा खत्म। ए ऑफ वन, वन इज लेस देन इक्वल टू वन, वो भी सीधा रिटर्न, खत्म हो चुकी है जी बात हमारी। अब बस हम इस ट्री को स्कैन करेंगे टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट, और अपना वैल्यूज लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा जी, फोर। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या प्रिंट होगा जी, टू। पी ऑफ वन को हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये खत्म है ना। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या हुआ जी, टू फिर से प्रिंट हो गया। अच्छा जी, अब हम इधर आएंगे, तो इधर आने के बाद फिर पहले टू प्रिंट कराएंगे, है ना, उसके बाद फिर जीरो प्रिंट कराएंगे, और ये खत्म, और उसके बाद फिर थ्री प्रिंट कराएंगे। अब फिर से बी टू आया है, तो बी टू का देख लो ना, आपने क्या आंसर निकाला है, टू जीरो निकाला था, तो वही टू जीरो दोबारा से लिख दो, किसने मना किया तुम्हारे को। ठीक है ना, बार बार लिखने का कोई फायदा नहीं है, मतलब पूरा ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। बी टू को बात करो बस, खाली बी टू ने क्या आंसर दिया था भाई, टॉप डाउन लेफ्ट राइट स्कैन करते जाओ, टू और जीरो था, तो ठीक है ना, फिर हम ये जो थ्री प्रिंट कराया था उसके पीछे वही टू और जीरो चुपचाप से चिपका देंगे, खत्म होगी जी बात। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या प्रिंट होगा जी, फाइव प्रिंट होगा। अब फाइव के बाद बी फोर, तो बी फोर ने जो कुछ प्रिंट कराया था वो यहां तक था, इसी की कॉपी बना करके एक आगे चिपका दो, खत्म हो जाएगी बात। ठीक है ना, तो आप इसकी कॉपी, चलो मैं लिख ही देता हूँ, तो 4,2,2,0,3,2,0, 4,2,2,0,3,2,0, ठीक है। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अगर आपने A5 कॉल किया, ऐसे ही ये मैं होमवर्क में दे देता हूँ, आप A4 A3 ऐसे करके निकाल सकते हो क्या आंसर निकलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही कॉल करो, आप B5 से भी शुरू कर सकते थे। मैं होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है, कुछ कुछ होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको। B5
का आप आउटपुट निकालेंगे। वही बात उठेगी, B5 क्या करेगा, वो A को कॉल करने की कोशिश करेगा एंड सो ऑन, वो आप देख लेना। अच्छा, ऐसे ही आप A4 के लिए देख लेना आउटपुट क्या आएगा एंड सो ऑन। ऐसे तो कितने मर्जी आप क्वेश्चंस अपने आप बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेन बात थी कि आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि हम काम क्या कर रहे हैं। क्लियर हो गया ना? तो B5 अगर आप चाहते हो तो दिखाऊं? वैसे तो आप कर ही जाओगे, इसमें कुछ है नहीं। शुरुआत कर देता हूँ बस। B5, तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 1 तो नहीं है, तो क्या प्रिंट कराना है आपने, 5 प्रिंट कराना है। उसके बाद फिर A ऑफ 3 कॉल करना है, फिर 5 माइनस 2 दैट इज 3 प्रिंट कराना है, और उसके बाद फिर आपने A ऑफ 4 कॉल कर देना है। देख पा रहे हो ना, AN-2 और AN-1 है, 3 है और फिर 4 है। तो अब थोड़ा फायदा ये उठाओ आप, नहीं अब वही बात है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट तो नहीं पेगा क्योंकि ये 3 है ये 4 है, तो कोई बात नहीं, इनको अलग अलग एक्सपेंड कर लेना और देख लेना कि जहाँ पे कुछ कॉपी होने की कोशिश कर रहा होगा तो उसको बार बार एक्सपेंड मत करना, है ना। जैसे A ऑफ 3 है ना, A ऑफ 3 है, वो क्या करेगा, A ऑफ 3 B ऑफ 2 कॉल करेगा, फिर 3 प्रिंट कराएगा और फिर B ऑफ 2 कॉल करेगा। तो यहाँ मजा आ जाएगा अब मेरे को, है ना। मैं B2 को एक्सपेंड करूंगा, वही कॉपी पेस्ट यहाँ करवा लूंगा। अच्छा, ऐसे ही A4 जो था वो क्या करेगा, B ऑफ 3 करेगा। अच्छा, A ऑफ 4 ने क्या करना है, हाँ पहले B ऑफ 3 फिर 4 प्रिंट और फिर B ऑफ 3, यहाँ पे भी फिर मेरे को मजा आ जाएगा। B ऑफ 3 A ऑफ मतलब 4 प्रिंट कराएंगे और फिर B ऑफ 3, एक बारी B ऑफ 3 मैं चलाऊंगा, फिर कॉपी पेस्ट कर दूंगा इसको। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, प्लीज ये अपने आप करके देख लेना, मैं यहाँ पे कर करके बार बार टाइम पास नहीं करना चाहता। नोट डाउन कर लो इसको। हो गया, तो इनडायरेक्ट रिकर्शन का टॉपिक भी एकदम कंप्लीटेड है। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जा सकती है, तो वो आप अपने आप से देख के मुझे बता सकते हो। देखो ध्यान से देखो, जैसे ये B5 आपने कॉल किया था, तो उसने आगे A3 और A4 मतलब एक फंक्शन कॉल हुई, उसने आगे 2 करी, फिर इसने आगे फिर से 2 करी, है ना। तो हर बारी हर एक फंक्शन कॉल ने आगे 2-2 कॉल करनी है। तो एक नहीं तो 2 किए थे, 2 ने फिर वही बात अल्टीमेटली 4 हो गए, फिर 4 से आगे 8 हो जाएंगे एंड सो ऑन। तो आप समझ पा रहे हो कि ऑर्डर 2 पावर n आ जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, डायरेक्ट है, तो इसमें कुछ बात नहीं है। और अगर चाहे B5 से कॉल किया था, ऐसे अगर A5 कॉल किया था तो वो भी वही कहानी थी, इसमें कोई बड़ी बात तो थी नहीं, है ना। A5 ने आगे ये देखो ना, AN है तो उसने आगे ये 2 फंक्शन कॉल करने हैं, ये देखो ये 2 हो गए, फिर 2 ने आगे, फिर अल्टीमेटली वही बात है 4 करने हैं एंड सो ऑन। तो इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी वही बात है, भाई प्रोग्राम तो एक ही है तो कॉम्प्लेक्सिटी तो एक ही आनी थी। तो बट फिर भी मैं आपको समझा रहा था कि चाहे आपने शुरुआत कैसी करी उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना, क्योंकि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करते हैं हम लोग, +1 -1 इन सब की कोई औकात नहीं होती। आप सीधे बोल के भाग सकते थे ऑर्डर 2 पावर n आएगा, काम खत्म बस। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, है ना। ऐसे ही अब जैसे देखो, अब यहाँ से तो मजा क्या था ना कि ए एन ने भी 2 फंक्शन कॉल किए थे, ऐसे बी एन ने भी 2 ही फंक्शन कॉल किए थे, है ना। जैसे ये देखो AN-2 और AN-1, ठीक है, तो मतलब दोनों ने ही 2-2 फंक्शन कॉल किए हैं। लेकिन हो सकता था कि एक 3 फंक्शन कॉल कर देता तो कोई दिक्कत की बात नहीं जी, है ना। तो अल्टीमेटली वही बात है, 3 के हिसाब से हम आंसर निकालते, थोड़ा सा इमेजिनेशन से आप सोच पा रहे होगे, नहीं सोच पा रहे तो लो भाई, मैं 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेट मी कॉपी दिस, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो एक जबरदस्ती की कॉल में एक्स्ट्रा घुसा देता हूँ, किस में घुसाऊं, AN में या BN में, आपकी इच्छा, जिसमें कहोगे उसमें घुसा दूंगा। चलो AN में घुसा देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं फिर से एक प्रिंट एफ करवा लेता हूँ n, और फिर से मैं कॉल कर देता हूँ BN-1, ठीक है। चलो जी, अब आप जरा मुझे समझाओ अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आएगी। तो ए ने तो 3 फंक्शन कॉल किए, बी ने 2 फंक्शन कॉल किए, तो बी मत सोचने बैठ जाना कि सर ये तो डिपेंड करेगा आपने AN कॉल किया या BN कॉल किया, तो मतलब ये आपकी इच्छा है, चाहे आप A5 कॉल कर लो या B5 कॉल कर लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखो जैसे A5 कॉल करोगे तो अल्टीमेटली वही बात है भाई, एक तो कॉल होगा जी B4, फिर होगा जी 5 प्रिंट, फिर से वही B4, और फिर वही बात 5 प्रिंट, और फिर से वही B4। तो ये 5 को तो हमारा गोल, ये तो बस मैं सिर्फ आउटपुट निकालने के लिए आपको बताता हूँ, मतलब एक फंक्शन कॉल ने आगे 3 फंक्शन कॉल करी है, ठीक है। अच्छा, फिर जो B4 होगा, फिर वही बात है, वो 2 फंक्शन कॉल करवाएगा, ये भी 2 करवाएगा, ये भी 2 करवाएगा, है ना। और उसके बाद फिर जो भी आएंगे वो A वाले आएंगे ना, तो फिर A आगे वही बात है 3-3 करा लेंगे। तो मतलब एक लेवल में 3 फंक्शन कॉल, एक में 2, फिर एक में फिर 3-3, फिर एक में 2, मतलब समझ रहे हो ना भाई। जैसे आपने A5 से शुरुआत कराई थी तो पहले 3 फंक्शन कॉल हो गए, फिर B4 ने आगे, फिर वही बात है 2-2 फंक्शन कॉल करवाए होंगे, इसने भी 2-2 करवाए होंगे, लेकिन फिर ये जो होगा ये फिर 3-3 करा देगा। तो अल्टीमेटली अपर बाउंड ले लो ना, तो ऑर्डर 3 पावर n आप अपने से गेस कर पा रहे होगे भाई, हर एक के 3-3 चाहे रफली समझ लो।
यहाँ पे बस मतलब जैसे पहले लेवल पे ये देख लो, पहले लेवल पे एक फंक्शन कॉल थी, दूसरे पे 3 फंक्शन कॉल होगी, तो आप तीसरे पे समझ सकते हो कि 6 फंक्शन कॉल हुई। तो उससे अगले पे कितनी होंगी जी, 18 फंक्शन कॉल हो गया ना, क्योंकि ये 6 थे तो इसने एक ने आगे फिर 3-3 किया होगा। तो मतलब मोटी मोटी बात क्या है कि आप रफली 3-3 फंक्शन कॉल ही समझ लो ना, बात समझ आ रही है ना। तो ऑर्डर 3 पावर n, अपर बाउंड आप ले लो, अपर बाउंड वैल्यू 3 पावर n, काम खत्म। एग्जैक्ट में क्यों घुसते हो, एग्जैक्ट में घुसोगे तो फिर वही बात है, तो बड़ा मुसीबत हो जाएगी हमारे लिए। ये सब काम हमारे को करना ही नहीं है एग्जैक्ट वाला, है ना। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस आई इसलिए थे क्योंकि एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्सिटी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बारी, और यहाँ पे ये बेस्ट एग्जांपल है जहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट निकालना मुश्किल है। तो हम इसलिए एसिम्प्टोटिक नोटेशन पे जाएंगे और अपर बाउंड निकाल के भाग जाएंगे, 3 पावर n, काम खत्म। बताओ भाई, क्लियर हो रहा ना। तो बस इसने दो दो बनाए हैं, तो मतलब 6 हुआ, फिर 18 हुआ, है ना। क्यों, क्योंकि ये हर एक ने आगे 3-3 देने हैं, ठीक है ना, आगे 3-3 बनेंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। फिर उससे आगे जैसे हम जाएंगे तो वही बात है, ये 18 है तो फिर डबल डबल होंगे तो 36 हो जाएंगे, फिर 36 से आगे फिर मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा एंड सो, ठीक है ना। तो एक बार ही मल्टीप्लाई बाय 2 और एक बार मल्टीप्लाई बाय 3, फिर एक बार मल्टीप्लाई बाय 2, एक बार मल्टीप्लाई बाय 3, तो अल्टीमेटली आप सबको रफली 3-3-3 करके अपना काम खत्म कर लो ना, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे ये मत सोचना कि B5 में कुछ और बात उठेगी, नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम काम चलना है B5 के लिए भी, है ना। जैसे आपने B5 कॉल किया होता तो B5 क्या करता जी, जो भी प्रिंट कराना तो करा लेता, मतलब ऐसे बात करो, दो फंक्शन कॉल करवाएगा, है ना। तो कौन कौन सी, एक A3 और एक A4, पहली बारी में दो होगी, कोई बात नहीं ना, फिर आगे तो 3 ही होंगी ना, यहाँ से वही बात है 3 होंगी। मतलब मोटी मोटी बात करो, टर्नरी ट्री बनने वाला जी, खत्म करो बात बस, ठीक है ना। तो टर्नरी ट्री मतलब एटमोस्ट 3 चिल्ड्रन होंगे हर एक नोड के, ज्यादा से ज्यादा 3, है ना। तो बस वही चीज उठ रही है यहाँ पे, तो फिर आगे वही बताइए 3 पावर n नहीं देगा, काम खत्म, ठीक है। तो आप रफली ऐसे समझ सकते हो इंडायरेक्ट रिकर्शन में, जिसमें जितने ज्यादा फंक्शन कॉल होंगे उसके हिसाब से आंसर निकाल देने से, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, तो आप ऑर्डर 3 पावर n कह के भाग जाना, खत्म करो बात। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, ठीक है। खैर और ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, इतनी तो आप कॉमन सेंस लगा लोगे पेपर में। तो बस मेन चीज थी कि आपको कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह ये सब समझ में आनी चाहिए थी, वो आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो सेम सेम है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो क्या ए और क्या बी, आप बस ऐसे समझ लो कि रफली डायरेक्ट रिकर्शन ही है ये, दो फंक्शन कॉल हुई है, एक फंक्शन कॉल ने आगे दो दो कॉल करी है, तो सीधा 2 पर n, काम खत्म, ठीक है ना। और ये वैसे आपको कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह निकालनी आती है, जैसे अगर ये बी की बजाय ए एन ही होता तो आप बोल देते कि टी एन इज द टाइम नीडेड टू सॉल्व दिस, तो 2Tn-1 प्लस में सी, ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती, मतलब ये रिकर्स याद आ रहा होगा आपको, रिकर्सिव प्रोग्राम के लिए हम रिकरेंस रिलेशन पहले लिखेंगे, उसके बाद ही तो उसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे ना। तो इसको आप सॉल्व करके आपको पता ही है 2 पर n आ जाएगा, बस इससे और सिंपल क्या बोले हम। अगर ये ए एन और यहाँ पे भी बी एन की बजाय ए एन और ए एन ही होता, मतलब an-1 और an-1 होता, तो हम डायरेक्ट ये सीधा करके भाग सकते थे। इनडायरेक्ट रिकर्शन थी तो उसमें कोई आंधी तूफान नहीं आ रहा, bn-1 कर रहे हो तो अल्टीमेटली फिर bn फिर वापस वही an पे लेके आ रहा है एंड ऑन, तो वही बात तो वही है और कुछ नहीं। तो मतलब बस आपको क्या करना है, पेपर में बस आपको ट्री बनाना है, ट्री बनाते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे काम चल रहा है। तो हर हर पेरेंट के दो दो चाइल्ड, दो दो चाइल्ड, दो दो चाइल्ड, 2 पर n, काम खत्म करके भाग जाना बस, ठीक है। तो यहाँ पे देखा था किसी के 2, किसी के 3, किसी के 2, किसी के 3, तो मैक्सिमम पकड़ लो 3, तो 3 के हिसाब से आंसर खत्म करो, बस रफ काम करो ज्यादा। इसलिए मैं कहता हूँ +1 - 1 डिटेल में घुसोगे बहुत बुरे फंस जाओगे, एल्गोरिथम सेट आपको आएगा ही नहीं, आप बहुत परेशान हो जाओगे, ठीक है। रफ आइडिया रखो, बस काम खत्म। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का मेन एम ही यही था, रफ एनालिसिस करवाना, एग्जैक्ट नहीं करना आपने, ठीक है जी। करो नोट डाउन इसको, तो पीछे वाला भी नोट डाउन हो गया था, ये चीज भी हो गई। अच्छा, अब बस बात उठती है नेस्टेड रिकर्शन की, ठीक है। तो अब इनडायरेक्ट रिकर्शन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप कर सकते हो। ज्यादा इस पे क्वेश्चन आए भी नहीं तो इसमें मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता, नहीं तो फिर मैं ऐसे और बड़ी बड़ी और बड़े बड़े फैंसी फैंसी प्रोग्राम्स दिखा सकता हूँ, बट इट विल बी सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम। इसमें जब इतना कुछ आया नहीं तो हम क्यों परेशान हो, ठीक है। चलो आ जाओ आगे, और आउटपुट वगैरह पूछेगा, आउटपुट वगैरह निकालने में तो आपको 1% की भी दिक्कत नहीं है, ये सब तो हमने इतने क्वेश्चंस कराए थे, सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट देखो कि मतलब आप बहुत आराम से ये सब चीजें कर पा रहे होगे, है ना। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चंस डेटा सेट एल्गोरिथम में जब शुरू में रिकर्सिव प्रोग्राम वाले क्वेश्चंस कराए थे वहां मैंने करा रखे हैं, तो उस सब में आपको मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आ जाओ आगे, आ जाओ। बस मैं तो सिर्फ यहाँ पे ना बस एक फॉर्मेलिटी के लिए आपको आइडिया दे रहा हूँ टाइप्स ऑफ रिकर्शन में कि किस किस तरह की है और कुछ नहीं, ठीक है जी। एक नेस्टेड रिकर्शन का एक पूरा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम ही बना करके ले आया हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्या होता है। नेस्टेड रिकर्शन का मतलब समझो पहले, तो नेस्टेड रिकर्शन का मतलब है कि जब आप एक फंक्शन कॉल कर रहे हो ना, तो उसके आर्ग्यूमेंट में आपने फिर से फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है ना। जैसे ये देखो, ये था इंट नेस्टेड इंट बी, ये नेस्टेड, ये मतलब फंक्शन कॉल हुई, मतलब सॉरी डेफिनेशन हुई है नेस्टेड, नेस्टेड इंट बी। और फिर इधर आएंगे इफ वी ग्रेटर देन 100, तो ठीक है, एल्स रिटर्न नेस्टेड, फिर अंदर नेस्टेड वी प्लस 11 कर दिया, तो ये हो गया नेस्टेड फंक्शन कॉल, ठीक है ना। तो ऐसे ये एफ फंक्शन मान लो, एफ के अंदर एफ को कॉल करना है, देखो ये एफ फंक्शन है, अगर तो एफ के अंदर एफ को कॉल करना दैट इज रिकर्शन,
लेकिन जब f को कॉल करो तो उसके अंदर आर्गुमेंट भी डायरेक्ट नहीं है, आर्गुमेंट भी एक फंक्शन कॉल है ना, वही सेम है, तो इसलिए इसको हम नेस्टेड रिकर्शन कहेंगे, मतलब रिकर्शन के अंदर रिकर्शन घुस गई। आई थिंक आप समझ पा रहे हो ना, रिकर्शन के अंदर रिकर्शन, तो ये नेस्टेड ये रिकर्शन होगी, इसके अंदर भी फिर एक और रिकर्शन घुस गई, तो दैट इज नेस्टेड रिकर्शन। समझ गए? चलो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? वेरी वेरी इजी, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। अगर आप कोशिश करोगे देखने की, वही ट्री मेथड से कोशिश करो, बढ़िया आंसर निकल आएगा हमारे सामने। ठीक है, ट्री मेथड यूज करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। चलो जी, नेस्टेड की बजाय मैं एन लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने क्या कॉल किया, आई इज इक्वल टू 98 प्रिंट परसेंटेज डी नेस्टेड आई, तो एन ऑफ 98 हमने कॉल किया। सबसे पहले हमने क्या कॉल करा, एन ऑफ 98, तो बोलो जी 98 इज ग्रेटर देन 100। जैसे ही आपने 98 कॉल किया तो यहाँ पे कॉल आएगा, मतलब यहाँ पे कंट्रोल आएगा। तो 98 इज ग्रेटर देन 100 नहीं, तो आपने क्या रिटर्न करवाना है, नेस्टेड ऑफ 98 प्लस 11 दैट इज 109। तो आपने यहाँ से मतलब एन ऑफ 98 जैसे आपने कॉल किया तो कंट्रोल यहाँ पे आया, और कंट्रोल यहाँ पे आने के बाद आपने क्या रिटर्न करवाया, ये, तो एन ऑफ 98 प्लस 11 दैट इज 109। ठीक है, अच्छा अब आप जरा मुझे बताओ, कॉमन सेंस से पहले कौन कॉल होगा? ऑफ कोर्स ये कॉल होगा, आर्गुमेंट है ना। तो एन ऑफ 109 कॉल हुआ, तो 109 इज ग्रेटर देन 100, यस, तो क्या रिटर्न होगा, v माइनस 10 दैट इज 109 माइनस 10 दैट इज कितना आ गया, 109 माइनस 10 99 आ गया। तो इसको मैं ये बात है, n109 ने क्या रिटर्न करवाया, मतलब जहाँ पे n109 कॉल हुआ होगा वहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 99। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, तो इसको काट दो और सीधा लिख दो 99। तब आपने किसको कॉल कर दिया, n ऑफ 99 को, तो 99 इज ग्रेटर देन 100, नो, तो क्या रिटर्न होगा ये, तो इसका मतलब n ऑफ 110, 99 प्लस 11 दैट इज 110। अब n ऑफ 110 कॉल होगा पहले, तो n ऑफ 110 इज ग्रेटर देन 100, यस, तो 110 माइनस 10 दैट इज 100 आ गया, तो यहाँ पे मैं काट के वैल्यू क्या कर दूंगा, 100। तो अब n ऑफ 100 तो देख रहे हो ना, 98 कॉल हुआ था, तो फिर 99 हो गया, फिर 100 कॉल हो गया, n ऑफ 100, 100 इज ग्रेटर देन 100, नो, तो फिर से इसने ये करना है, n ऑफ 111। आराम से देख के बताओ, 100 प्लस 11 दैट इज 111। n ऑफ 111 ने क्या करना है, 111 इज ग्रेटर देन 100, यस, तो 111 माइनस 10 दैट इज 91, 91 हो गया। तो ये एक से एक, सॉरी, 111 माइनस 10 101, सॉरी फॉर दैट, 101, 111 माइनस 10 दैट इज 101, तो n ऑफ 101 कॉल हो गया। अब 101 इज ग्रेटर देन 100, यस, 101 इज ग्रेटर देन 100, यस, तो 101 माइनस 10 दैट इज 91, तो n ऑफ 101 ने क्या रिटर्न करवाया, 91। ठीक है, तो वही बात है, 91 फिर यहाँ जाएगा, यही 91 इधर चला जाएगा, और यही 91 इधर, और अल्टीमेटली 91 हमारा फाइनल आंसर होगा। ये चीज करने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? आप ऐसे भी समझ सकते थे, एन ऑफ 98 ने क्या करा, रिटर्न ये करवाया है ना, रिटर्न था ये चीज, तो जो भी ये रिटर्न करवाएगा वही एन ऑफ 98 ने रिटर्न करवानी है ना। तो मतलब यहाँ से रिटर्न हुआ 91, तो वही 91 ऊपर चला जाएगा। ये तो खैर ऑब्वियस है, इसमें तो दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को करने में। दिक्कत आ रही तो सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट देखो भाई, इसमें मैं और कुछ नहीं कह सकता। हाँ, अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करा देता हूँ, है ना, उसमें क्या हो गया। तो लेट अस सपोज मैं यहाँ पे अगर आपको बोल देता, इसी स्लाइड की कॉपी बनाते हैं, ठीक है, कॉपी स्लाइड थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, और तो क्या है। हाँ जी, तो अगर मैं बोल देता रिटर्न 1+, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1+। अब बताओ जरा कैसे करोगे, 1+ नेस्टेड इज दिस, तो ठीक है, n ऑफ 98 आपने सबसे पहले कॉल किया था, तो आप क्या करोगे जी, क्या, पूरा कर लेते हैं एक बार फटाफट से, सारा याद हो जाएगा आपको भी कि हम कैसे काम कर रहे थे। हाँ जी, तो सबसे पहले आपने n ऑफ 98 कॉल किया यहाँ से, तो 98 इज ग्रेटर देन 100, नो, तो आपने क्या रिटर्न करवाना है, ये, तो आप सीधा ऐसे ही लिखोगे ना, 1+, तो n ऑफ 98 जो भी रिटर्न करवाएगा वो ये होगा, ये वैल्यू जो भी मैं यहाँ लिखूंगा दैट विल बी रिटर्न बाय n ऑफ 98।
ये बात ऑब्वियस है ना, क्योंकि आपने कॉल किया था 98 को, तो 98 ने क्या करना है, ये सब नहीं तो एल्स रिटर्न दिस। तो जहां पे भी 98 कॉल हुआ है वो ये वैल्यू जो नीचे लिखूंगा वही रिटर्न करवाएगा। ठीक है, ये तो आप समझते ही हो, ये तो हमने सी लैंग्वेज में सब पढ़ते आ रहे हैं रिकर्शन में। हाँ, तो 1 प्लस n ऑफ 98 प्लस 11 दैट विल बी कितना हो जाएगा ये 109। अब n ऑफ 109 ने क्या करना है, 109 इज ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 100, तो 109 माइनस 10 दैट विल बी 99। इसको काट के आप बोल दोगे 99, क्योंकि यहीं पे वैल्यू वही आएगी ना। n 109 आपने कॉल किया तो उसने क्या रिटर्न करवाया, 109 माइनस 10, तो 99। तो रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ पे कंट्रोल लेके जाएगी, जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था, तो ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ था n109, तो यहाँ पे बस रिटर्न हो जाएगी वैल्यू 90, मतलब यहाँ पे 99 आ गया। ठीक है जी, 1 प्लस 99 हो गया। अब n99 कॉल हुआ, तो 99 इज ग्रेटर देन 100, नो, तो ये क्या कॉल करेगा, 1 प्लस n ऑफ 99 प्लस ये 1110। ठीक है, अब n ऑफ 110 क्या करेगा, 110 माइनस 10 दैट इज 100, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 100, n ऑफ 100, 100 इज ग्रेटर 100, नो, तो ये कॉल होगा 1 प्लस n ऑफ क्या हो जाएगा, n ऑफ 111। समझ गए ना, 100 प्लस 11 दैट इज 111। n 111 क्या करेगा, 111 इज ग्रेटर देन 100, यस, तो 111 माइनस दैट इज 101, तो यहाँ पे आ गया जी 101। नाउ n ऑफ 101 विल बी कॉल्ड, n ऑफ 101 क्या रिटर्न करवाएगा, 101 इज ग्रेटर देन 100, यस, तो 101 माइनस 10 दैट विल बी व्हाट, 91। तो ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे वैल्यू क्या रिटर्न हो गया है, 91। तो 1 प्लस 91 दैट इज 92 यहाँ पे रिटर्न हुई, तो 92 प्लस 1 दैट इज 93 यहाँ पे रिटर्न हुई, और फिर 1 प्लस 93 दैट इज 94 यहाँ पे। फाइनल आंसर कितना आएगा इसका, 94। ठीक है ना, n ऑफ 98 क्या रिटर्न करवाएगा, 94। इससे आपके और कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, जो 1 प्लस ऐड किया ना उससे आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते थे पीछे, अगर आपको दिक्कत आ रही करने में तो आप समझ सकते हो 0 प्लस करते चले जाओ। तो यहाँ पे वैल्यू है 91, तो 0 प्लस 91 91, तो 0 प्लस 91 91 एंड सो ऑन, इसलिए फाइनल आंसर 91 आया। तो मतलब यहाँ से जो भी n101 ने जो भी रिटर्न करवाया वही सारा बस कैस्केड इफेक्ट हुआ, वही सारा रिटर्न होता होता फाइनली n ऑफ 98 ने 91 ही रिटर्न करवाया। क्यों करवाए, क्योंकि हमने और कुछ लिखा ही नहीं ना यहाँ पे, जो भी हम ऑपरेशन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा 1 प्लस लिखते या 2 माइनस लिखते, जो भी लिखने की कोशिश करते वो तो खैर ऑब्वियस सी बात है, जो करते वो हमारे को करना पड़ता, बट यहाँ कुछ है ही नहीं, तो सीधा जो था चुपचाप वही वापस रिटर्न हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रिटर्न कैसे हुआ वैल्यू एंड सो ऑन, आपको आना चाहिए सब चीज। दिक्कत आ रही है, बार बार बोल रहा हूँ, सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट देखो, रिकर्शन वहां से पढ़ के आओ, तब आप ये सब चीजें कर पाओगे। ठीक है, नोट डाउन कर लो। अच्छा जी, ये भी कर लो। अच्छा जी, बस अब एक छोटा सा ही क्वेश्चन है, तो ये इसको सॉल्व करते हैं और फिर फाइनल हमारा रिकर्शन का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो जी, ए ऑफ एम एन, तो इफ एम इज इक्वल टू 0 रिटर्न n प्लस 1, इफ n इज इक्वल टू 0 रिटर्न ए ऑफ m माइनस 1 कॉमा 1, एल्स रिटर्न दिस। हाँ, आप देखो ये आ गई ना रिकर्शन, नेस्टेड रिकर्शन आ गई ना। कैसे, देखो ए फंक्शन कॉल था, तो इसके अंदर आपने ए को ही कॉल किया, तो ठीक है रिकर्शन हुई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी रिटर्न में ये वही ए रिकर्शन हुई, लेकिन फिर ए ने m माइनस 1 और दूसरा आर्गुमेंट में ये रिकर्शन होगी, है ना। तो मतलब आर्गुमेंट में जब रिकर्शन आ जाता तो वो नेस्टेड रिकर्शन होता है, मतलब रिकर्शन के अंदर रिकर्शन घुस गई, बस वो नेस्टेड रिकर्शन होगी। ठीक है, खैर ये तो आप समझ पा रहे होगे। अब फटाफट से वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी पकड़ लेते हैं। से मैंने बोल दिया ए 1 ऑफ 5, 1 और 5, ठीक है ना। 1 ये m 1 हो गया और n 5 हो गया। तो पहला m इज इक्वल टू 0, क्या 1 और 0 बराबर है, नहीं, तो ये रिटर्न नहीं होगा। n इज इक्वल टू 0, क्या 5 और 0 बराबर है, नहीं, तो ये भी रिटर्न नहीं होगा। तो क्या रिटर्न होगा, a ऑफ दिस। तो ये क्या बोलेगा, a ऑफ m माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1 दैट इज 0, और फिर a ऑफ m, m क्या था, ये 1 था, और n माइनस 1 मतलब 4 था, 5 था, तो फिर 5 माइनस 1 4, ये हो गया। तो a ऑफ 1 4, अब पहले इसी यही कॉल होगा, तो इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। a ऑफ 1 4 ये क्या करेगा जी, a ऑफ, हाँ तो ये 1 और 0 तो बराबर नहीं है, देखो ध्यान से, 4 और 0 तो बराबर नहीं है, तो फिर इधर आ जाएगा a ऑफ 0, मतलब m माइनस 1 मतलब 1 है ना, तो 1 माइनस 1 दैट इज 0, और फिर साथ में a ऑफ m मतलब 1, और n माइनस 1 मतलब, ठीक है। अच्छा, फिर ये कॉल होगा सबसे पहले, तो a ऑफ 1 3 करना है, तो अब आप क्या बोलोगे, 1 इज इक्वल टू 0 नहीं है,
और उसके बाद n 3 है ना, तो 3 इक्वल टू 0 नहीं है, तो फिर ये चलेगा a ऑफ m माइनस 1, 1 माइनस 1 दैट इज 0, और a ऑफ 1 कॉमा 2। मेरे ख्याल से अब आपको सीक्वेंस बनानी आ गई होगी, तो अब मेरे को टाइम पास नहीं करना चाहिए, मैं फटाफट आगे चला देता हूँ। तो ये क्या करेगा जी, a ऑफ 0 कॉमा a ऑफ 1 कॉमा 1। चेक कर पा रहे हो, 1 1 कॉमा 2 था, तो 1 इज इक्वल टू 0 नहीं है, 2 इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, a ऑफ 1 माइनस 1 दैट इज 0, और a ऑफ 1 कॉमा 1 है ना, 2 माइनस 1 दैट इज 1, a ऑफ 1 कॉमा 1 जी। अब हम फिर क्या करेंगे, a ऑफ 1 को कॉल करने की कोशिश करेंगे, है ना, a ऑफ 1 1। हाँ जी, तो 0 से था ना, हाँ ठीक है, तो एक बार और चलेगा। तो ये क्या करेगा जी, a ऑफ 0 कॉमा a ऑफ 1 कॉमा 0। समझ पा रहे हो, 1 माइनस 1 दैट इज 0, समझ गए हो ना। 1 1 कॉल करोगे तो फिर ये 1 इज इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 0 तो नहीं है ना, तो a ऑफ 0 कॉमा a ऑफ 1 कॉमा 1 माइनस 1 दैट इज 0। ठीक है, अच्छा, a ऑफ 1 0, हाँ तो अब आएगा मजा। तो 1 कॉमा 0 था, तो 1 इज इक्वल टू 0 तो नहीं है, लेकिन ये तो 0 है, तो ये क्या कॉल करेगा, a ऑफ m माइनस 1 0 कॉमा 1। हाँ, तो ये कॉल करेगा a ऑफ 0 कॉमा 1। ठीक है, कॉल करेगा a ऑफ 0 कॉमा 1। अब आपको पता है 0 कॉमा 1, तो ये 0 हुआ तो n प्लस 1 रिटर्न होगा, n की वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस 1 2, तो फाइनली यहाँ पे वैल्यू क्या रिटर्न होगी 2। तब a ऑफ 0 2 हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे रिटर्न हुई 2, तो अब आप क्या बोलोगे, a ऑफ 0 2 कॉल हुआ, समझ रहे हो ना, बात क्लियर हो रही है। a ऑफ 0 1 था, दोबारा से चेक करो, 0 मतलब m की वैल्यू 0 होगी और n की वैल्यू 1 होगी, ये यहाँ पे भर के देख लो ना, 0 और 1, तो फिर ये m इज इक्वल टू 0, तो n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 रिटर्न हुआ, 2 रिटर्न हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको काट के आप सीधा बोल दोगे 2, तो ये 02 अब कॉल हुआ है, तो 02 के लिए करो ना, तो m की वैल्यू 0 है, तो फिर ये n प्लस 1 कॉल होगा, तो 2 प्लस 1 दैट रिटर्न होगा, सॉरी, 2 प्लस 1 दैट इज 3, 3 रिटर्न होगा जी, समझ गए हो। तो इसको काट के अब हम क्या कहेंगे, ये यहाँ पे ये 3 हो गया, है ना, मतलब ऐसे सोच सकते थे, 2 हुआ था, ये 2 हुआ था, a ऑफ 0 2 हुआ था, a ऑफ 0 2 ने वैल्यू क्या रिटर्न करवाई 3, तो अल्टीमेटली आप इसको बोल दोगे 3 हो गया, तो 0 3, अब समझ पा रहे हो प्लस 1 हो रहा है जी, और कुछ नहीं हो रहा है ना, चेक करना, चेक कर लो, तो ये m इज इक्वल टू 0, तो 3 प्लस 1 दैट इज 4 रिटर्न होगा, तो जहाँ पे कॉल हुआ था वही रिटर्न होगा ना जी, 4 रिटर्न होगा, तो फिर ये 4 हो गया। ठीक है ना, अल्टीमेट समझ पा रहे हो, 0 3 ने रिटर्न किया 4, तो इसकी वजह बस आपने 4 बोल दिया, तो 0 4 कॉल हुआ, 0 4 ने क्या रिटर्न करवाना है 5, तो यहाँ पे 5 रिटर्न होगा, तो मतलब इसको काट के आपने 5 बोल दिया, ए ऑफ 0 5, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 प्लस 1 करके 6, तो ये 6 रिटर्न कराएगा, तो अल्टीमेटली इसने क्या रिटर्न करा दिया 6, तो ए ऑफ 0 6 कॉल किया, तो वो 6 प्लस 1 दैट इज 7, यहाँ पे 7 रिटर्न करेगा, अल्टीमेटली ए ऑफ 1 5 की वैल्यू क्या आएगी जी, 7। देखो आराम से, ये भी बड़ा अच्छा ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, आप ये सब चीजें नोट डाउन कर सकते हो। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हाँ अब दिख रहा होगा आपको सही, अगर मैं आगे अड़ रहा हूँ तो लो और छोटा कर देता हूँ, लो इसको नोट डाउन कर, ठीक है जी, बस दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा रिकर्शन का टॉपिक कंप्लीटेड। अब हम अपना गुड न्यूज़ ये है कि डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट कंप्लीटेड है, अब हम एल्गोरिथम वाले पार्ट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रीडी और डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये 3 बड़े मेजर टॉपिक्स हैं जिनको हमारे को ढंग से कंप्लीट करना है। तो मान करके चलना, डिवाइड एंड कॉन्कर सबसे बड़ा है, अगर वो कंप्लीट हो गया तो उसके बाद लगभग फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ग्रीडी बहुत छोटा है, उसको हम फटाफट कर लेंगे। डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मतलब है तो बहुत बड़ा ऑफ कोर्स, लेकिन गेट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको भी हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे करने की, ठीक है। तो अब मान करके चलिए मेजर 3 टॉपिक बचते हैं, हाँ, और ऑफ कोर्स एक हैशिंग का टॉपिक है 4, तो मतलब 4 मेजर टॉपिक्स बचते हैं, और इसमें सबसे बड़ा है डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर होते ही समझ लेना लगभग लगभग हमारा एल्गोरिथम वाला पार्ट लगभग कंप्लीट ही हो चुका होगा, 50% से ज़्यादा मान लेना कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से, जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई
प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहाँ से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। बहुत ज़्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज़्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, ठीक है? आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।